Hello friends, welcome to the current affair videos from Topos Notes. Today, that is 10th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is Ashoka emblem on the new parliament. पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के ऊपर अशोका एम्बलम को प्लेस कर दिया है। उसके अलावा अशोका एम्बलम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्टोरिकल अब तक का अपडेट रहा है, उसके बारे में। सेकेंड इज़ ईरान फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर टॉक बायलेटरल टाइज एंड अफगानिस्तान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया आए हुए हैं, तो उनकी बायलेटरल टॉक्स हुए विद काउंटर पार्ट इन इंडिया अलोंग विद अ विजिट टू प्राइम मिनिस्टर। थर्ड इज गवर्नमेंट स्कीम हेल्प्ड पुअर लिव विद डिग्निटी। प्रधानमंत्री अन्न योजना जो उन्होंने लॉन्च किया था, उसके तहत काफ़ी लाखों लोगों को फूड मिला है। तो उस स्कीम के रिगार्डिंग उसमें अपडेट अब तक क्या अचीवमेंट रहा है और कितना अब तक का कंट्रीब्यूशन किया है थ्रू दिस स्कीम। फोर्थ इज इंडिया एंड वियतनाम साइन म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। जैसे यूएस और जापान और फ्रांस के साथ हमारा एग्रीमेंट है, वैसे ही इंडिया और वियतनाम ने भी एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो अभी वियतनाम दौरे पे थे, तो उस दौरान साइन हुआ है। फिफ्थ इज आरबीआई रेजेस रेट्स टू टेम इन्फ्लेशन। ये सिग्निफिकेंट है कि इन्फ्लेशन के लिए उन्होंने क्या क्या अब तक कमेंट्री किया है, क्या बाई मंथली जो हुआ था मीटिंग कल, उसका ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा है। सिक्स्थ इज अहेड ऑफ सोइंग खरीफ एमएसपी रिवील्ड। सोइंग से पहले खरीफ की जो एमएसपी प्राइसेस है वो सब रिवील किए गए और उनका क्या इम्पैक्ट होगा और कितना डिफरेंस आया है उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। सो जो नया पार्लियामेंट बन रहा है कंट्री के अंदर, उसके ऊपर अशोका के जो एम्बलम है, कंट्री का एम्बलम है, उसको प्लेस कर दिया गया है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसका बेसिकली ये एम्बलम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से अडोप्ट किया गया था एज सिंबल ऑफ इंडिया या इंडियाज स्टेट एम्बलम। ये एक मेटल स्कल्पचर है जो कि बनाया गया है औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली के आर्टिस्ट ने, जिनका नाम है सुनील दियोरे एंड लक्ष्मण व्यास। इन्होंने मिलके इस मेटल स्कल्पचर को बनाया है, जो कि प्लेस किया गया है इंडिया के अंदर जो भी नया पार्लियामेंट बन रहा है उसके टॉप पे। अर्लियर एक स्पायर का इमेजिन किया गया था कि एक स्पायर प्लेस होगा इन द सेंटर ऑफ द पार्लियामेंट, बट स्पायर के बजाय 2020 में डिसाइड किया कि नेशनल एम्बलम को वहाँ पे प्लेस किया जाए इंस्टेड ऑफ अ स्पायर। वो इंडियन हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज के हिसाब से भी एक वैलिड डिसीजन था। अब जो नेशनल एम्बलम है उसको डिज़ाइन किसने किया है? दीनानाथ भार्गव नाम के एक व्यक्ति ने इनको डिज़ाइन किया है। ये लिया गया था सारनाथ के लायन कैपिटल से, जहाँ पे अशोका ने इसको इरेक्ट किया था। जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का, वो अडोप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही नेशनल एम्बलम भी अडोप्ट किया गया था। इसके अंदर 4 एशियाटिक लाइन्स हैं जो कि बैक टू बैक खड़े हुए हैं ऑन अ सर्कुलर अबैकस। 4 एशियाटिक लाइन्स। Abacus has a sculpture of elephant, horse, bull and lion, a important point for prelims point of view as well as mains। काफ़ी बार पूछा भी गया है कि यहाँ पे horse, bull, elephant और lion के sculptures भी हैं, और these are separated by wheels in between। हर एक के बीच में wheel है। The lion capital served as the pedestal of a large stone धर्म चक्र विथ 32 स्पोक्स। जो बेसिकली इसमें स्पोक्स है वो 32 हैं, जो कि टूटे हुए मिले थे जब ये फाउंड हुआ था ये पूरा एम्बलम। जो धर्म चक्र है वो इंटेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए कि वो भारत का सिंबल बनेगा, इंडिया का सिंबल बनेगा, बट मिस्टेकनली गलती से जो स्मॉलर धर्म चक्र था 24 स्पोक्स वाला, वो सिंबल बन गया इंस्टेड ऑफ 32 वाला। इस मिस्टेक को पॉइंट आउट भी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को बताया भी गया था इसके बारे में, जो हिस्टोरियन थे उस टाइमिंग के, राधा कुमुद मुखर्जी द्वारा, लेकिन नेहरू ने डिसाइड किया कि वो 24 स्पोक व्हील वाले के साथ ही चलेंगे एंड वो बन गया इंडिया का नेशनल एम्बलम। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है उसके ऊपर भी सेम एम्बलम प्लेस्ड है।
अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ टॉक के लिए आए हुए थे। बायलेटरल टॉयज़ उनमें डिस्कस हुए और अफ़गानिस्तान के बारे में डिस्कशन हुआ। न्यूज़ में देखें तो काफ़ी इस्लामिक नेशंस थे, जीसीसी के जितने भी गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब ने ही कंडेम किया है जो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने किया था रिसेंटली। उसके ऊपर ऑल्दो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड और एक्सपेल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने टॉक के दौरान भी इंडियन काउंटर पार्ट को इसके बारे में पॉइंट आउट किया है और उन्होंने ये ओपनली अपनी स्टेटमेंट में भी जारी किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट दिस इशू इट्सेल्फ। अब बायलेटरल मीटिंग्स के बारे में देखें तो दे रिकॉल द लॉन्ग स्टैंडिंग सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द टू कंट्रीज़, कि दो ऐसी सभ्यताएं हैं जो कि ना सिर्फ नेशन स्टेट्स हैं बट सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, एंड डिस्कस्ड ऑन गोइंग बायलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स जो उनके बीच में अब तक हुए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया कि बोथ कंट्री शुड वर्क टू एक्सेलरेट एक्सचेंजेस इन द पोस्ट कोविड एरा, इम्प्रूव हो पोस्ट कोविड एरा के दौरान। डिस्कस्ड के मल्टीपल इश्यूज इंक्लूडिंग यूक्रेन की वॉर सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड जो ईरान डील है, न्यूक्लियर डील है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो साइन किया गया था ईरान एंड बिटवीन 6 अदर कंट्रीज़, जिनमें है यूएस, फ्रांस, जर्मनी ओनली कंट्री विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ P5, चाइना, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम जुलाई 2015 में, जिसको एग्जिट कर लिया था ट्रंप ने। इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। उन्होंने रिव्यू की अपने बायलेटरल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रेड, कनेक्टिविटी, हेल्थ और पीपल टू पीपल टाइज के सेक्टर में। जो मीटिंग है वो कुछ ही टाइम बाद हुई है जब ईरान ने समन किया इंडिया के एम्बेसडर को ताकि रजिस्टर कर सके अपनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमेंट्स मेड बाय बीजेपी लीडर लास्ट वीक। ईरान वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यू नेशन टू इशू डिमार्च, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और इन डिप्लोमेसी दिस इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट प्रोटेस्ट, हाईएस्ट वे टू शो योर प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग। और इसके अलावा कतर और कुवैत ने भी ये डिमार्च इशू किए थे समन करके इंडिया के एम्बेसडर को। ईरान इज़ अ मेंबर ऑफ OIC विच हैड बीन वेरी क्रिटिकल इन इट्स स्टेटमेंट, जिसका हमने भी काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया है। अब टाइज देखें ईरान और इंडिया के बीच में, तो दिल्ली हैज़ मेंटेन्ड अ हाई फोकस ऑन इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईरान एज इट डज नॉट वांट इट टू फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीजिंग। हमारे नेबर है ईरान अगर, तो हमारा क्लोज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू हैंड्स ऑफ बीजिंग। सो क्लोज है तो क्लोज टाइज के साथ साथ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और बाकी के ट्रेड एंड कॉरिडोर के हिसाब से भी ईरान बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। इंडिया इज़ ऑल्सो बिल्डिंग चाहबार पोर्ट इन पार्टनरशिप विद ईरान एंड अफगानिस्तान। अब तो अफगानिस्तान का उसमें रोल क्या होगा, दैट इज़ येट टू सी, जो लोकेटेड है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान के में, विच विल गिव एक्सेस फ्रॉम सी टू अफगानिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ टू इंडिया। अफगानिस्तान को सी के एक्सेस मिल जाएगा बाईपासिंग द पाकिस्तान, एंड इंडिया को इस चाबार पोर्ट के थ्रू एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द क्लोजेस्ट पार्टनर्स, Iran has been one of the closest partners of India, especially in the Gulf region. But recently UAE के साथ हमारे relation काफ़ी ज़्यादा improve हुए हैं and can be considered as one of the best in the Gulf region. Afghanistan continues to be one of the main topics of discussion between the two nations because both are facing issues because of Taliban. Neither Tehran really likes Taliban because of the religious differences between the two. Taliban is basically a Sunni dominated cult or culture and Iran is a Shia one, so they also have their differences based on religion. So government scheme helped poor to live with dignity. Recently प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लॉन्च किया गया था कोरोना के दौरान, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम फेस होगी ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड उसको पूरा किया जा सके। और एक स्टडी में पाया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लेस फूड को रिड्यूस किया है बाय 76%। जितने 76% ज़्यादा मतलब लोग चांसेस थे कि वो कम खा पाते, उनका जो न्यूट्रिशन है वो कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से सफिशिएंट ना होता, उनको रिड्यूस किया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने। इस स्टडी के बारे में जाने तो मिनिस्टर ने साइट किया कि एक KPMG स्टडी की गई थी विद जर्मन इंस्टीट्यूशन KfW, विच कन्फर्म्ड कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। अगर फाइंडिंग्स स्टडी की देखी जाए तो जो असिस्टेंस था फ्रॉम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसने रिड्यूस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम फॉर 67% ऑफ ऑल द रिस्पोंडेंट्स। इनकी जिन लोगों से भी स्टडी के बारे में पूछा गया उनमें से 67% ने कहा कि अगर वो पैसा बोरो करते उसके चांसेस कम हो गए बिकॉज ऑफ दिस स्कीम, ताकि वो अच्छे से रह पाए और टाइमली खाना भी उनको मिल पाए। The government looks at a targeted approach of providing assistance instead of splashing money and takes input from the ground and does so quickly in a timely and very open manner. डायरेक्टली पैसा देने के बजाय या बिना इंटेंडेड बिना टारगेट किए कोई भी स्कीम लॉन्च करने के बजाय ये बहुत ही टारगेटेड स्कीम थी, ताकि जो नीडी है पर्सन जिसको ज़रूरत है एक्चुअली उस तक ये स्कीम पहुंच सके। और इसीलिए इसका अप्रोच भी सही था और जो रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट का ऑन ग्राउंड वो बहुत क्विक था, ओपन था और टाइमली था। मिनिस्टर ने ये भी रेफ़र किया कि एक स्टडी करी गई थी बाय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेसर विच लिंक्ड द आयुष्मान भारत स्कीम विद अ 21% डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि 21% डिक्लाइन हुआ है अपनी जेब से पैसा जो लोग खर्च करते थे हेल्थ के लिए, एंड 8% फॉल इन द टेंडेंसी टू बोरो फॉर एमरजेंसी हेल्थ पर्पसेस। एमरजेंसी में कभी कभी हेल्थ के इश्यूज़ जब आते हैं तो लोग यूजुअली बोरो करते हैं। दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ वाई पीपल फॉल बैक इन पॉवर्टी एंड हैव वेरी हाई डेट ऑन देयर हेड। तो उसके लिए भी इसने रिड्यूस किया, किसने? आयुष्मान स्कीम ने। एक और स्टडी को साइट करते हुए बताया कि ऑन एमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम, मिनिस्टर सेड कि लोन्स वर सैंक्शनड have grossed 3.19 lakh करोड़ एज ऑफ मार्च 2022। और हैंड होल्डिंग की वजह से काफ़ी लोग पेंडेमिक के दौरान बच पाए और उनका जो बिजनेसेस हैं वो भी सरवाइव कर पाए। किस स्कीम की वजह से? इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम, ताकि उनको इमरजेंसी के अंदर जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, तो उनका बिजनेस भी इस वजह से बच पाया। और जो लोन्स इसके थ्रू गए थे वो अप्रोक्सीमेटली 3.19 लाख करोड़ के थे। अगर अब हम देखें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या है तो उसके हिसाब से देखें तो जो टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था इसमें 33 करोड़ लोगों को रिसीव उनको हुआ था लगभग 31,235 करोड़, जिसमें से 10,000 करोड़ डिस्पर्स किए गए टू 20 करोड़ वुमेन थ्रू जन धन अकाउंट। उनके जो जन धन अकाउंट था उसमें 500 रुपये ट्रांसफ़र करना, जिसके ज़रिए 10,000 करोड़ को डिस्पर्स किया गया। 2.17 करोड़ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हेल्प मिला विद अ आउटले ऑफ 3,497 करोड़। 162 करोड़ ट्रांसफ़र किया गया 68,000 एस्टेब्लिशमेंट्स में एज EPF कॉन्ट्रीब्यूशन। EPF का कॉन्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था उसमें 10.6 लाख एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट हुआ। 16,146 करोड़ को ट्रांसफ़र किया गया, ये अमाउंट ट्रांसफ़र की गई 8 करोड़ किसानों को एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान। और 1405 करोड़ डिस्पर्स किया गया 2.82 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को, दिव्यांग्स को और विडोज़ को। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को स्पेसिफिकली देखें तो इसके बेनिफिशियरी थे 39.27 करोड़ जिनको फ्री का राशन दिया गया ड्यूरिंग दिस टाइम। और कितना राशन दिया गया? 1,09,227 मेट्रिक टन, जो बहुत ज़्यादा है। और इतने पल्सेस और बाकी के जो चीज़ें वो डिस्पैच किए गए वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज़ में। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2.66 करोड़ फ्री के कुकिंग गैस सिलेंडर भी डिलीवर किए गए पुअर हाउस होल्ड्स को। सो दिस टॉपिक इज़ इंडिया एंड वियतनाम साइन म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इंडिया और वियतनाम के रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे 7 जनवरी 1972 को। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है अमंग आसियान कंट्रीज़। वियतनाम रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड ऑफ इंडिया। न्यूज़ में क्यों आया? इंडिया एंड वियतनाम ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट।
जो ऑन गोइंग इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की विजिट थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में। अब अगर इस एग्रीमेंट के बारे में देखें तो जो साइन किया गया है ये जॉइंट विजन स्टेटमेंट है ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030, जो कि सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगी स्कोप एंड स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग डिफेंस कोऑपरेशन जो ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में है, जैसे ब्रह्मोस का सेल करना वियतनाम को और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स भी। कोऑपरेटिव इंगेजमेंट्स होंगे दोनों डिफेंस फोर्सेस के बीच में, और एक मेजर स्टेप है टूवर्ड्स सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, ताकि जो म्यूचुअली लॉजिस्टिक्स सपोर्ट उन दोनों सेनाओं को मिल सके जब एक दूसरे के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके अलावा बेनिफिट हो उनको, ताकि जो हर्डल्स आते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज वो रिड्यूस हो सके। एंड इट इज़ वन फर्स्ट सच एग्रीमेंट विच वियतनाम हैज़ साइंड विद एनी कंट्री। इस तरह का support to defense forces of any other country in logistics is one of the very few and very first agreement Vietnam has signed so far. So it makes India very important to their partnership and their diplomatic outreach. और इसमें एक ये भी पॉइंट ऐड किया जा सकता है टू से गुड बाय, द वियतनाम प्रेसिडेंट इवन वॉकड आउट ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल टिल इज़ आउट ऑफ हिज ऑफिस टू से गुड बाय टू इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, जो कि प्रोटोकॉल में नहीं होता कि प्रेसिडेंट डिफेंस मिनिस्टर को बाहर छोड़ने तक आए, लेकिन वियतनाम के प्रेसिडेंट ने किया आफ्टर साइनिंग दिस एग्रीमेंट। सो इट शोज़ कि जो वार्मथ एंड द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज विच इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। वाइड रेंजिंग डिस्कशंस हुए ताकि इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स को फर्दर बूस्ट किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट्स को, इंगेजमेंट्स को, और रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। एज डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बनाता है दोनों के रिलेशंस को, और ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। रिमेंबर जो साउथ चाइना सी में क्लेम है उसमें वियतनाम इज़ ऑल्सो अ पार्टी। सो इन वियतनाम डेफिनेटली नीड सपोर्ट अगेंस्ट चाइना। इंडिया हैज़ साइंड सेवरल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट इंक्लूडिंग विद ऑल द क्वाड कंट्रीज। तीनों क्वाड कंट्री जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के साथ हम ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ एंड साउथ कोरिया के साथ भी हम साइन कर चुके हैं लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? लेमोवा से हुई थी, जो कि है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो यूएस के साथ किया था 2016 में। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो होते हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स होते हैं ताकि फैसिलिटेट हो सके एक्सेस, किसको क्या एक्सेस मिलेगा इससे? मिलिट्री फैसिलिटीज़ का, ताकि जब एक्सचेंजेस हो रहे हो तो फ्यूल और बाकी के प्रोविज़न जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से उनको सिंप्लीफाई किया जा सके और लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मिल सके, इंक्रीज़ हो सके उनकी ऑपरेशनल टर्न अराउंड टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी बच सके जब भी वो ऑपरेट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में। सो उस कंट्री के लोगों का जो डिफेंस रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कर सके, कोई भी फॉरेन डिफेंस फोर्स का चाहे कंटिजेंट कोई भी आ रहा हो वो। बोथ मिनिस्टर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ $500 million डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू वियतनाम, ताकि वो उसको ज़्यादा यूज़ कर सके, और ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं इंडिया $500 million डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, जिससे इंडिया वियतनाम बाय कर सकता है इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स जो मेड इन इंडिया होंगे। द मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस द गिफ्टिंग ऑफ 2 simulators and monetary grant towards setting up a language and IT lab at Air Force Officers Training School for capacity building of Vietnam's armed forces. Simulators, monetary grant, ताकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव की जा सके। जो टाइज़ है दोनों के बीच में वो बेसिकली कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है सिंस 2016, जब ये MOU साइन हुआ था कि अब से उन दोनों के टाइज़ डिक्लेयर हो गए थे कि वो कॉम्प्रीहेंसिव होंगे और स्ट्रेटजिक लेवल पे होंगे, और इसी वजह से जो डिफेंस कोऑपरेशन एक की पिलर है इन दोनों कंट्रीज़ के पार्टनरशिप में। एंड वियतनाम बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स। सो RBI ने रेज़ किए हैं रेट ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, वहीं पे टेम किया जा सके। न्यूज़ में क्यों आया? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने वोट किया है यूनानिमसली कि रेज़ कर दे रेपो रेट बाय 50 basis points टू 4.90%,
ताकि इन्फ्लेशन को स्लो किया जा सके, जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 7.5% होगा इन करंट अप्रैल टू जून क्वार्टर। उसके अलावा क्या स्टेप्स लिए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें वो है विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस बाय आरबीआई। अब तक पैंडमिक के शुरू होने के बाद से आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस लिया हुआ था, इनकी वो अकोमोडेट करेंगे ग्रोथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी पुश करेंगे मार्केट में। अब उसको विड्रॉ कर लिया गया, विच मीन्स आरबीआई विल नॉट प्रोवाइड सपोर्ट द वे इट वो सपोर्टिंग फॉर द कोविड हिट इकॉनमी। इसका मेन पॉइंट यही है कि वो इंश्योर करना चाहता है कि इन्फ्लेशन विद इन टारगेट रहे गोइंग फॉरवर्ड। एमपीसी ने रिटेन किया है उसका फोरकास्ट फॉर रियल जीडीपी ग्रोथ एट 7.2% फॉर द करंट ईयर एंड वुड कंटिन्यू टू बी प्रोएक्टिव एंड डिसाइसिव इन मिटिगेटिंग द फॉल आउट ऑफ ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन द इकोनॉमी। प्रोएक्टिवली वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, बाई मंथली एक्सरसाइज के अलावा भी ले सकते हैं, मेयरली बिकॉज कि अगर कोई भी ऐसा फॉल आउट आता है इकनॉमी के लिए। अब कोजेज़ क्या हैं फॉर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज मच बियॉन्ड द टॉलरेंस लेवल, जो अपर टॉलरेंस लेवल है 6% का, उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ राइज इन इन्फ्लेशन इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू अ सीरीज ऑफ सप्लाई शॉक्स लिंक टू वॉर, चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस हो या वो क्रूड ऑयल प्राइसेस हो, तो इनकी वजह से जो सप्लाई शॉक्स हुए हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है कंट्री में। हाउ डज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट हेल्प? हाइक की जो हाइक्स होंगे उसकी वजह से जो लैंडिंग रेट्स हैं बैंकिंग सिस्टम में वो भी सेट होता है, तो जो रेपो रेट होता है जितना वो इंक्रीज़ होगा उसी हिसाब से बैंकिंग सिस्टम के अंदर डिपॉजिट रेट और लोन रेट दोनों ही चेंज हो जाते हैं और इंक्रीज़ होते हैं। सो द रेट हाइक विल फोर्स बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs को टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स, जिससे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन हायर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोवर्स, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर कम होगा, फ्लो ऑफ मनी कम होगा और एज अ रिजल्ट जो टारगेट इन्फ्लेशन है उसकी तरफ आ जाएगी इन्फ्लेशन, बिकॉज व्हेन लेस मनी इज फ्लोटिंग इन द मार्केट देयर विल बी लेस कंजप्शन एंड व्हेन देयर इज़ लेस कंजप्शन सप्लाई शॉक्स की वजह से जो सप्लाई कम हुई है वो कंपेरेटिवली कंट्रोल में आ जाएगी और विद इन टारगेट आ जाएगी जो है 4% ±2 एंड की इट कैन फॉल टू 2% एंड इट कैन राइज टू 6%। सो दिस टॉपिक इज़ अहेड ऑफ सोइंग। जो खरीफ का MSP प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको बता दिया गया है बाय यूनियन कैबिनेट। ये टाइम से पहले बताने का फ़ायदा होता है कि कौन सी क्रॉप को उगाया जा सकता है बाय फार्मर्स, ताकि क्या प्राइस उनको मिलने वाला है एट द एंड ऑफ सीजन। यूनियन कैबिनेट ने रेज़ किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पैडी बाय 100 रुपी अ क्विंटल फॉर द खरीफ सीजन ऑफ 2022 एंड 23। उसके अलावा जो बाकी के खरीफ क्रॉप्स हैं उनमें द रेट ऑफ 14 क्रॉप्स हैव बीन इंक्रीज्ड in the range of 4 to 8%. This is similar to increase in MSP in 2021-2022 with a range of 1 to 7%. लगभग 8% तक का इंक्रीज़ किया है इन द करंट सीजन। सिग्निफिकेंस क्या है, जो इंडिया है, इंडिया की एग्रीकल्चर हैज़ स्केल टू न्यू हाइट्स इन द पास्ट 8 years बिकॉज ऑफ बीज से बाजार तक विजन, सीड टू मार्केट। जो न्यू रेट्स है हैड बीन अनाउंस्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन, ताकि अश्योर्ड रिटर्न्स मिले फार्मर्स को और वो डिसाइड कर सके कौन सी क्रॉप उनको उगानी है, उससे उनका मोराल भी बूस्ट होगा। पैडी इज़ द मेन खरीफ क्रॉप जिसका सोइंग सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक फर्टिलाइजर्स का भी इशू है कि द प्रेजेंट इंक्रीज कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्पायरलिंग इनपुट रेट्स स्पेशली ड्यू टू राइज इन फर्टिलाइजर रेट्स। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डबल्ड सब्सिडी टू अनबर्डन फार्मर्स इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइज़र। ग्लोबल प्राइसेस जा रहे 3500-400 तक, लेकिन फार्मर्स को आज भी जो यूरिया का एक कट्टा है वो 300 रुपये तक मिल रहा है। तो जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी ऑलरेडी फार्मर्स को मिलती थी उसको डबल कर दिया गया फ्रॉम 1200 टू 2400 ताकि बर्डन आए फार्मर्स के ऊपर। लेकिन इससे हुआ क्या, 2.1 लाख करोड़ का सब्सिडी बिल बन गया गवर्नमेंट का। The government is struggling to procure crops in the wake of high demand because of global supply disruption. इस सीज़न में भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि MSP प्राइस से ज़्यादा मार्केट का प्राइस था। वो मार्केट का प्राइस ज़्यादा इसलिए था क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी फ्रॉम ट्रेडर्स और ट्रेडर्स उनको सेल कर रहे थे टू
ग्लोबल मार्केट, जिसकी वजह से MSP के ऊपर फार्मर्स ने सेल नहीं किया ज़्यादातर क्रॉप्स को, बिकॉज मार्केट प्राइस वर मच हायर देन MSP प्राइस इंक्लूडिंग फॉर वीट एंड मस्टर्ड. अब कंसर्न्स क्या है फार्म यूनियंस के? द अनाउंसमेंट डिड नॉट जनरेट पॉजिटिव सेंटिमेंट अमंग द फार्मर्स यूनियन. ऑल इंडिया किसान सभा लीडर सेड कि सच इंक्रीमेंटल प्राइस इंक्रीज इन प्राइसेस वुड मेक नो डिफरेंस. फर्टिलाइज़र कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है उनके हिसाब से, ऑल्दो दैट इज़ अवेलेबल वेरी चीपली विद वेरी हाई सब्सिडी, बट यूरिया के अलावा भी फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं. द फंडामेंटल प्रॉब्लम स्टिल रिमेन दैट द MSP वॉज नॉट अ स्टैट्यूटरी कंपल्शन. स्टैट्यूटरी कंपल्शन नहीं है. फंडामेंटल प्रॉब्लम जो उनका है वो यही है कि ताकि ये लीगल लॉ बन जाए और फार्मर्स क्लेम कर सके इन केस अगर उनको क्रॉप का डिज़ायर्ड मूल्य नहीं मिलता है तो. ओनली प्रोक्योर 4 क्रॉप्स एंड दैट टू फ्रॉम वेरी सेलेक्टेड स्टेट्स. ये भी उनका एक मेजर इशू है. मिनिमम बिडिंग होती है क्रॉप की और वो MSP ऑनवर्ड्स ही होनी चाहिए, उससे नीचे के लेवल पे नहीं होनी चाहिए. ये एक प्रॉब्लम है उनका. फार्मर्स आर सेलिंग क्रॉप्स इन द ओपन मार्केट सिंस दे आर गेटिंग बेटर प्राइस बिकॉज ऑफ दिस. द increase of paddy, for example, from 2005 to 6 to 2013 to 14 was 130%, while the increase from 2014 से 15 से लेके 2022 से 23 is only 50%. इनके जो प्राइसेस है वो उतने नहीं बढ़े जितने पिछले डेकेड में बढ़े थे कंपेरेटिव टू दिस डेकेड. As a result, farmers are showing their own concerns regarding the rise. They want much more higher return over their crops, and that too through legal MSP.